कावेरी का सनी नाम का एक लौता लड़का था। कावेरी अपने बेटे सनी की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाना चाहती थी, लेकिन सनी को एक रश्मि नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी कर लेता है। अपने बेटे की खुशी के लिए कावेरी उनके रिश्ते को अपना लेती है, लेकिन कावेरी एक बहुत ही सज्जन परिवार से थी, जिस कारण वो एक संस्कारी बहू चाहती थी। लेकिन रश्मि के अंदर दूर दूर तक संस्कार नाम की कोई चीज नहीं थी। शादी के बाद भी उसके पहनावे में कोई परिवर्तन नहीं आता। वह शादी के पहले दिन ही क्रॉप टॉप और शॉर्ट जींस पहनकर अपने कमरे से फोन पे बात करते हुए नीचे आती है। तभी कावेरी उसे रोकते हुए बोलती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे क्यों रोका? बहू, अभी तुझे इस घर में आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, तूने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया है मम्मी जी, जो आप मुझे सुबह सुबह ही सुनाने लगी? बहू, ये पूछ कि तूने क्या नहीं किया है। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा बोल रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। बताइए कि क्या किया है मैंने? तू यहाँ सुबह सुबह खड़ी होकर मेरे से मस्करी कर रही है। अरे मम्मी जी, बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तो मैं वही बोल रही हूँ जो आपने मुझे बोलने को बोला है। हे भगवान, किस पागल लड़की से मेरा पाला पड़ा है। पता नहीं मेरे बेटे ने इसमें क्या देख लिया जो इससे शादी कर ली। बिल्कुल भी दिमाग से पैदल है ये। और इससे बड़ी मूर्ख मैं हूँ जो मैंने इस जैसी लड़की के साथ अपने सोने जैसे बेटे की शादी करवा दी। क्या बोला मम्मी जी आपने मुझे? मैं दिमाग से पैदल हूँ? मेरे अंदर दिमाग नहीं है। बोल तो आप ऐसे रही हैं जैसे आपके अंदर बहुत दिमाग है। हाय राम, कल क्या ये लड़की ऐसे कैची की तरह जुबान चला रही है। तू तो इस घर में रहने लायक ही नहीं है। मैं तुझे अभी इस घर से निकाल दूंगी। मम्मी जी, पहले मेरी गलती तो बताइए कि मैंने किया क्या है जो आप मुझे घर से निकालने तक की धमकी दे रही हैं। बताऊंगी, सब बताऊंगी। एक बार मेरे बेटे को आने दे, अभी मैं तेरी अकड़ उसके सामने ही निकाल दूंगी। कावेरी इतना कहकर गुस्से में अपने बेटे को आवाज देने लगती है। सन्नी, ओ सन्नी, सन्नी बेटा कहाँ है तू? जल्दी से नीचे आ और देख तेरी माँ के साथ तेरी बीवी कैसे बदतमीजी कर रही है। इसके माँ बाप ने बिल्कुल भी इसे संस्कार नहीं दिए हैं। देखिए मम्मी जी, मैं बहुत देर से आपकी बकवास सुन रही हूँ। आपको जो बोलना है आप मुझे बोलिए, लेकिन मेरे मम्मी पापा पर मत जाइए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने मम्मी पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। तुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, उनका सारा लाड प्यार तेरे पहनावे में दिखाई देता है कि उन्होंने तुझे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं और किस तरह से पाला है। मम्मी जी, अब आप हद पार कर चुकी हैं। अब अगर आपने मेरे मम्मी पापा के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। मैं आज के जमाने की बहू हूँ, ना कि पुराने जमाने की, जो आपकी सारी बातें चुपचाप सुनते रहूंगी। कावेरी और रश्मि के बीच बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दोनों तेज आवाज में एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। तभी सनी भागते हुए उन दोनों के पास आता है और दोनों को चुप करवाता है। ये घर है, अदालत नहीं जो आप लोग झगड़ा करने में लगी हुई हो। अरे शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। अब किस बात पे बहस करने लग गई आप लोग? बेटा, तूने कहा था कि रश्मि बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये लड़की एक नंबर की बेशरम है। देखा सनी जी आपने, आपकी मम्मी मुझे कितनी इज्जत दे रही हैं। अभी इस घर में आए हुए मुझे एक दिन नहीं हुआ, तब तो ये हाल है। इस घर में पूरी जिंदगी में कैसे काटूंगी? हाँ, तो तुझे इस घर में रुकने के लिए बोल कौन रहा है? मैं तो तुझे अभी इसी वक्त घर से निकालती हूँ। निकल जा मेरे घर से। मुझे भी ऐसे घर में रहने का कोई शौक नहीं है जिस घर में मेरी कोई इज्जत ही ना हो। और हाँ, मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगी, बल्कि अपने पति के साथ जाऊंगी। तुझे जहाँ जाना है तू जा, लेकिन मेरा बेटा तेरे साथ कहीं भी नहीं जाएगा। वो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहेगा। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ आप दोनों से। अरे कोई तो अपना मुंह बंद रखो यार। जब देखो तब पै 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 रेडियो की तरह बजती रहती हो आप लोग। और माँ, आप, रश्मि नई नई आई है, थोड़ा प्यार से बात कर सकती हो आप। उसे सब कुछ प्यार से समझाओ, वो समझ जाएगी। उल्टा सीधा बोलने की क्या जरूरत है? सही कहा सन्नी जी आपने। चुप रहो तुम। तुम्हें भी सोचना चाहिए कि शादीशुदा लड़की हो तुम, अभी अभी नई नई घर में आई हो, तो थोड़ा कपड़े लत्ते पहनने में थोड़ा ध्यान दिया करो। अरे सही से पहन तो सकती हो ना, सिंपल सी। और एक बात बताओ, शादी के तुरंत बाद ऐसे कपड़े कौन पहनता है? तो ये बात मम्मी जी मुझे प्यार से भी बोल सकती थी कि इन्हें मेरे कपड़ों से, मेरे फैशन से प्रॉब्लम है। इसमें इनको इतना ताना मारने की जरूरत नहीं थी। रश्मि इतना कहकर अपने कमरे में वापस चली जाती है। दिन बीतते हैं, लेकिन पहले दिन की खटास दोनों सास बहू के दिल में घर कर जाती है।
और दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात ही नहीं करती हैं। इतनी लड़ाई होने के बाद भी रश्मि के पहनावे में कोई परिवर्तन नहीं आता। वह पहले से भी ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनना शुरू कर देती है, जिसे देखकर कावेरी का खून जलता है और आए दिन उनके घर में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। दोनों सास बहू को आपस में लड़ता देखकर सनी तो बहुत परेशान हो जाता है और उसे समझ में ही नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे जिससे दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाए। एक दिन वो परेशान अपने केबिन में बैठा होता है, तभी उसकी दोस्त पायल का वहाँ आना होता है। क्या हुआ सन्नी, तुम इतना परेशान होकर क्यों बैठे हुए हो? लंच हो गया है, चलो ना साथ में लंच करते हैं। नहीं यार, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाके लंच करो, मेरे सर में बहुत दर्द है। सॉरी, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती, इसीलिए पूछ रही हूँ। तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में कोई प्रॉब्लम है क्या? पायल, अब मैं तुमसे क्या ही बोलूं, अभी भी शादी हुई है और शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने से पहले ही वो खत्म हो गई। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बीवी अच्छी नहीं है क्या? सुनने में तो आया था कि तुमने लव मैरिज करी है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और हाँ, मैंने लव मैरिज करी है, लेकिन मेरी माँ थोड़े पुराने ख्यालात की है। वो मेरी बीबी का फैशन देखकर उसे ताने देती रहती है और इसके कारण वो माँ को जवाब देती रहती है और दोनों के बीच तू मैं कुछ ज्यादा ही हो जाती है। अपनी माँ की तरफ से बोलता हूँ तो बीबी सुनाती है, बीबी की तरफ से बोलता हूँ तो माँ सुनाती है। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? इन दोनों के बीच में ना मैं पिसता रहता हूँ। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है? हाँ, मेरी प्रॉब्लम यही है। रश्मि उल्टे सीधे कपड़े पहनती है, जिसके कारण पूरी सोसाइटी माँ को ताने देती है और माँ उस ताने की वजह से उस पर रोक टोक करने लगती है, जिसके कारण दोनों के बीच तू मैं से बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और मैं उसको सुलझाते सुलझाते फंस जाता हूँ। वैसे तुम्हारी बीवी कितनी पढ़ी लिखी है? यार, मेरी बीवी ना पढ़ी लिखी है, उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा है, इसके कारण ना वो कपड़े खुद डिजाइन करके पहनती रहती है। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी बीवी के लिए एक बढ़िया सी फैशन डिजाइनिंग की शॉप ओपन करवा दो। उससे क्या होगा? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस शॉप पर तुम अपनी माँ और बीवी दोनों को बिठा दो, जिससे तुम्हारी बीवी काम में बिजी हो जाएगी और तुम्हारी माँ को आज के फैशन के बारे में भी पता लग जाएगा। फिर शायद तुम्हारी बीवी को यह भी समझ में आ जाए कि वेस्टर्न और फैशनेबल कपड़ों के साथ साथ कभी कभी सिंपल और ट्रेडिशनल कपड़े भी पहनने चाहिए। और तुम्हारी माँ को भी ये समझ आ जाएगा कि अपनी सोच को जनरेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो हर तरह के लोग आएंगे। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। दोनों सास बहू को इससे एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का मौका भी मिल जाएगा। अच्छा आइडिया है। सन्नी को पायल की सलाह अच्छी लगती है और सन्नी घर जाकर अपनी बीवी और माँ को एक साथ फैशन डिजाइनिंग की शॉप पर काम करने के लिए तैयार कर लेता है। और बीते दिनों के साथ पायल की तरकीब सच में काम कर जाती है और दोनों सास बहू के बीच होने वाले मतभेद कम होने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति अपने आप को कद धीरे धीरे बदलने लगती हैं। उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। इस तरह दोनों के बीच लड़ाई कम हो जाती है और घर में शांति का माहौल बन जाता है। निधि एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। साथ ही वो बेंगलोर जैसे शहर में रहकर एक एमएनसी कंपनी में काम कर रही थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात दक्ष नाम के लड़के से होती है, जो उत्तराखंड से था। दक्ष ऑफिस में नया था, उसे काम के बारे में ज्यादा पता नहीं था, जिस वजह से वो निधि के बगल में आकर बैठ जाता है। अब निधि उसे काम समझाने लगती है। ऐसे ही वो रोज निधि के साथ बैठने लगता है। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। समय बीतता है। एक दिन दक्ष निधि को ऑफिस के नीचे रोककर उससे बोलता है, निधि, क्या तुम आज ऑफिस के बाद फ्री हो? तुम्हारे पास समय है क्या? बुरा मत मानना, बस ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ, समय तो है, पर आज ऐसे तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई काम था क्या मुझसे, या कुछ ऐसा है जो तुम्हें ऑफिस में समझ नहीं आया? नहीं निधि, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऑफिस का सारा काम समझ में आ रहा है और आएगा भी कैसे नहीं, तुमने इतना जो समझाया था। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था तुमसे कि तुम फ्री हो कि नहीं, क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ कॉफी पीने के बारे में सोच रहा था। अगर तुम्हारे पास समय हो तो। ऑफिस के काम खत्म करने के बाद समय तो होता है, लेकिन वही है कि समय से घर पहुंच जाए, यही ठीक लगता है। लेकिन ठीक है, मैं फिर भी सोचती हूँ इस बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी समझ सकता हूँ। तुम्हारी बात भी तो कोई नहीं है ना। जब तुम्हारे पास समय हो ना, तब तुम मुझे बता देना, तब हम चलेंगे। ऐसे ही वो दोनों ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और साथ बैठकर अपना अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही जब वो दोनों काम खत्म करके घर जा रहे थे कि इतने में निधि दक्ष से कहती है, अच्छा दक्ष, तुमने बताया नहीं कि हम किस कॉफी शॉप पे जा रहे हैं, या अब हम नहीं जा रहे? प्लान कैंसिल हो गया क्या तुम्हारा? नहीं निधि, प्लान कैंसिल नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन जब तुम राजी हो तो फिर कैसे कैंसिल हो सकता है? मैं तो बस तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा था।
तो फिर अब चलें या बस रास्ते में ही बातें करते रहोगे? तुम्हें पता है ना, फिर समय से घर भी जाना है। इतना बोलकर वो दोनों कॉफी शॉप के अंदर जाते हैं और अब दक्ष निधि के लिए कॉफी ऑर्डर करता है। कॉफी पीते पीते दोनों के बीच बहुत सी बातें हुई। अब दक्ष अपने दिल की बात निधि को बताने की सोचता है और दक्ष अब निधि से कहता है, निधि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी जो मैं कब से कहना चाहता था लेकिन कभी कह नहीं पाया तुमसे। लेकिन आज मन है कि तुमसे ना अपनी दिल की बात कह दूं। हो सकता है इसके बाद तुम्हें बुरा लगे या फिर तुम इसे सुनने के बाद मुझसे कभी बात ही ना करो। क्या हो गया दक्ष? तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या बात है? तुम्हारे मन में कुछ है जो तुम्हें मुझसे कहना है? बोलो तो। दरअसल निधि, बात ये है ना कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा मानता हूँ। मैं तुमसे ना बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम्हें लगा कि ये सुनने के बाद मैं तुमसे बात भी ना करूं या अपनी दोस्ती ही खत्म कर दूं? हाँ, मुझे लगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना हम किसी इंसान को लेकर जो फील करते हैं वो इंसान भी हमें लेके वही फील करे। हो सकता है तुम भी ना करती हो, लेकिन मैं क्या करता, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताने की सोची। पर मुझे ये डर भी था कि कहीं ये बात सुनने के बाद तुम मुझसे बात करना बंद ना कर दो। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि हाँ, मुझे भी तुम पसंद हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं और इसी के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। अब दक्ष निधि से शादी करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन वो इस बारे में निधि से कहता है, निधि, मुझे तुमसे कुछ कहना था, अगर तुम्हें अजीब ना लगे तो कहूँ? हाँ, कहो ना दक्ष, क्या कहना चाहते हो? और मुझे कब से तुम्हारी बात अजीब लगने लगी? बोलो ना, क्या बोलना है? वो मैं ये कह रहा था कि मुझे अब ऐसे नहीं रहना है। मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारी बात करूँ मैं अपने घर में शादी के लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ शादी करने में, और मेरे घर में भी मैंने तुम्हारे बारे में सब बता रखा है। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे शादी के लिए? ऐसे ही समय बीतता है और अब दक्ष निधि के बारे में अपने घर में सबको बता देता है कि वो निधि से शादी करना चाहता है। लेकिन दक्ष की माँ रागिनी इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और ये सब सुनकर रागिनी कहती है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे घर की बहू बने। वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तेरी शादी ऐसी लड़की से कभी नहीं कर सकते। तेरी शादी होगी तो सिर्फ अपनी बिरादरी में ही, और किसी भी ऐसी वैसी लड़की से कभी नहीं होगी। माँ, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। आप जैसा सोच रही हो वैसी वो नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है माँ। आपका मेरे से भी अच्छा ध्यान रखेगी माँ वो। आप एक बार मेरी बात पे यकीन तो करो माँ। मुझे किसी बात पर यकीन नहीं करना। मैंने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। वो नहीं बनेगी मेरे घर की बहू, मतलब नहीं बनेगी। लेकिन माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। और अगर माँ मेरी शादी उससे नहीं हुई ना, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। मैं अपनी आगे की जिंदगी सिर्फ निधि के साथ ही बिताना चाहता हूँ माँ। मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता और किसी और लड़की से शादी करके मैं उसकी भी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता माँ। ठीक है, अगर तेरी ऐसी ही जिद है तो मेरी बात भी कान खोल के सुन ले। अगर तूने उस लड़की से शादी की तो इस घर से मेरी अर्थी उठेगी और तू मेरा मरा मुंह देखेगा। अगर तूने इस लड़के से शादी की तो अब देख ले, तुझे वो लड़की प्यारी है या तेरी माँ। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप मुझसे बात मत करो। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ ना कि मैं निधि से शादी करना चाहता हूँ। ऐसे ही समय बीतता है और दक्ष की जिद दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी ऐसी जिद देखकर अब उसकी माँ परेशान हो जाती है और अपने बेटे की जिद के आगे हार जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ दक्ष और निधि की शादी हो जाती है। रागिनी निधि को अपने घर की बहू बनाकर उत्तराखंड ले जाती है, पर निधि की आदत नहीं थी इतनी ठंडी जगह पर रहने की। वो बेंगलोर से थी, जहाँ मौसम हमेशा गर्म ही होता है। लेकिन दक्ष के साथ उत्तराखंड आने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये बात वो दक्ष को नहीं बताती। अब उन दोनों की शादी की पहली रात थी और वो लहंगे में तैयार होकर बेड पर घूंघट करके बैठी थी। थोड़ी देर बाद दक्ष कमरे में आता है और उसके बगल में आकर बैठकर उसका घूंघट उठाता है। फिर उसका हाथ अपने हाथ में रखता है, लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ छूता है वो देखता है कि निधि का हाथ आग की तरह तप रहा है। वो उसी टाइम उसे गोद में उठाकर उसे पास के हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर के चेक करने के बाद वो हॉस्पिटल में ही आराम कर रही थी। तभी दक्ष निधि से कहता है,
अरे निधि, तुम्हारा शरीर तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतनी तेज बुखार है? तुमने मुझसे ये सब छिपाया क्यों? क्या इस बात को मैं जान सकता हूँ? नहीं दक्ष, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया और मेरी तबीयत इतनी ज्यादा भी खराब नहीं थी। न जाने अचानक मेरी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई और जब तक मैं तुम्हें बताती तुम्हें खुद ही पता चल गया। दरअसल मुझे इतने ठंडे मौसम में रहने की आदत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं बेंगलोर से हूँ और वहाँ ज्यादा से ज्यादा गर्म मौसम ही होता है, जिस वजह से उत्तराखंड में आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने दवाई दी है ना, अब तुम ना दवाई लोगी ना तो जल्दी से पहले की तरह ठीक हो जाओगी। लेकिन कुछ भी हो तुम मुझे बता दिया करो। अगर सोचो अभी तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो मैं क्या करता? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद निधि की तबीयत ठीक होने लगती है और अब दक्ष उसे हॉस्पिटल से वापस घर लेकर आता है और निधि से कहता है, निधि, क्या तुम फिर से मेरे लिए उस दिन की तरह तैयार हो सकती हो जैसे तुम हमारे स्वागत वाले दिन हुई थी? निधि दक्ष की बात मान लेती है और उसके कहने पर वो उसी दिन की तरह तैयार होती है और इस तरह वो दोनों अपनी सुहाग रात मनाते। आराधना हमेशा से सोचती थी कि उसकी शादी जिसके साथ भी हो वो दिखने में स्मार्ट हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि होता वही है जो किस्मत में लिखा हो। आराधना की शादी उससे उम्र में बड़े एक दीपक नाम के लड़के से होती है जो कि दिखने में बूढ़ा सा लगता था, जिसके चलते दोनों पति पत्नी में आए दिन बहस हुआ करती। एक रोज सुबह के समय सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी दीपक जैसे ही पराठों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तभी आराधना उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, ये क्या खाने जा रहे हैं आप? मैंने आपको ऑयली चीज खाने के लिए मना किया है ना, तब भी आप पराठे उठा रहे हैं। यार एक पराठा तो खाने दो ना, बहुत दिन हो गए ठीक से पेट भरकर खाना तक नहीं खाया है। बस एक, प्लीज मान जाओ ना यार, मैं थक गया हूँ ये बॉइल्ड खाना खा खा कर, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, खाना है तो सिर्फ बॉइल्ड फूड। पहले ही कम मोटे हैं क्या आप जो पराठे खाकर और होना चाहते हैं? वैसे ही सब मुझे जवान बहू का बूढ़ा पति कहकर चिढ़ाते हैं। अगर आप और मोटे हो गए तो पता नहीं लोग और क्या कहेंगे। यार लोगों का काम ही है बोलने का, तुम उनकी बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दोगी तो देखना वो तुम्हें बोलना भी छोड़ देंगे। और वैसे भी मैं तुमसे उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। लेकिन आपकी फिटनेस तो आपको बूढ़ा ही दिखा रही है। यहाँ आजकल के जमाने में तो बूढ़े से बूढ़े लोग भी जवान दिखते हैं और एक आप हैं कि जवानी में भी बूढ़े ही दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यार इतना भी किसी को तंग मत करो, माँ आप ही कुछ समझाइए ना इसे। बहू, खा लेने दे मेरे बेटे को पराठे, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। बेचारा कितने प्यार से मांग रहा है। जब से तू आई है मेरे बेटे को अच्छे से खाने भी नहीं देती। मैं अपने बेटे को कितने अच्छे से खिलाती थी। हाँ हाँ माँ जी, वो तो मुझे दिखाई ही दे रहा है, तभी तो बिना बूढ़े की उम्र हुए ही ये बूढ़े लगने लगे हैं। फिटनेस तो कहीं से दिखाई ही नहीं देती। आपको अच्छा लगता है जब लोग आपकी बहू को जवान बहू और आपके बेटे को बूढ़ा पति कहते हैं। ठीक है, रखो तुम अपना ये खाना अपने पास, मुझे नाश्ता ही नहीं करना। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, जब देखो मेरे ही खाने के पीछे पड़ी रहती है। दीपक इतना कहकर अपना बैग उठाकर गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ अपने पति को अपनी तरह जवान दिखाने के लिए आराधना अपने पति का जीना हराम कर देती है। ना उसे ठीक से खाना देती है और ना ही सोने देती है, जिससे दीपक बहुत परेशान हो गया था। एक रोज सुबह के 5 बजे वो दीपक को जगाते हुए कहती है, सुनिए, उठिए ना जल्दी, 5 बज गए हैं। आपको जिम नहीं जाना क्या? उठिए ना जल्दी से। यार जिम? मैं कहाँ जिम जाता हूँ और 5 बजे कौन सा जिम खुलता है? मुझे पता था आप यही कहेंगे अगर मैं आपको जिम में नाम लिखवाने के लिए कहती तो, इसलिए मैंने खुद ही आपका जिम में नाम लिखवा दिया और 1 मंथ का एडवांस भी जमा करवा दिया है। ज्यादा दूर नहीं है, अपनी गली क्रॉस करते ही सामने जिम है। यार मुझे नींद आ रही है, सोने दो ना यार प्लीज, कल से जाऊंगा पक्का, अभी सोने दो मुझे। बिल्कुल भी नहीं, आप अभी जाएंगे। मैंने बोला ना कि मैंने एडवांस दे दिया है। आप मेरे पैसे खराब करवाना चाहते हैं क्या? आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? लोग आपको बूढ़ा बूढ़ा बोलते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है? देवी जी मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन अब लोगों को लगता हूँ और लोग तुम्हें जवान बहू का बूढ़ा पति का ताना मारते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए अपनी जान दे दूं क्या? आप बस जिम चले जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस टाइम। आराधना के बार बार कहने पर आखिर में दीपक उठकर फ्रेश होता है और थोड़ी देर बाद जिम के लिए निकल जाता है।
कुछ देर बाद दीपक टॉवल से अपना मुंह पोंछते हुए जिम से वापस आ रहा था कि तभी उसकी पड़ोसन मंजू उसे रोकते हुए कहती है, क्या बात है बेटा, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? और आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गया तू? तेरे तो 8 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती थी। आंटी जी जिम गया था, एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ, इसलिए पसीना आ रहा है और कुछ नहीं। आप बताइए, आप ठीक हैं? हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन एक बात तो बता, तुझे ये जिम जाने का कौन सा शौक लग गया? तू तो कभी जिम नहीं जाता था, और जिम जाकर भी क्या होगा? कौन सा तू बूढ़े से जवान हो जाएगा? आंटी जी जरूरी नहीं है ना कि जो काम हमने कभी नहीं किया वो करेंगे ही नहीं। और रही बात बूढ़े और जवान की, तो अभी आपसे और अंकल जी से मेरी उम्र कम ही है। फिर भी लोग तेरी बीवी को ही जवान बहू का बूढ़ा पति का ताना मारते हैं, क्योंकि अपनी बीवी के आगे तू तो बूढ़ा ही दिखाई देता है ना। अब क्या कर सकते हैं आंटी जी, हम लोगों के नजरिए को तो नहीं बदल सकते ना, इसलिए सोचा क्यों ना अपने आप को ही थोड़ा बहुत बदल लिया जाए। दीपक इतना कहकर घर वापस आ जाता है और अपने कमरे में जाकर नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी आराधना उसके लिए कॉफी लेकर आती है और उसकी नजर दीपक के बालों और दाढ़ी पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, आपने ये वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दीपक भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम के समय ऑफिस से घर आते हुए वो पहले बॉयज सैलून में जाता है और आराधना के कहने अनुसार अपने बालों को सेट करवा के मसाज करवा के घर आता है। तभी उसकी माँ कावेरी की नजर उसके गालों पर लगे कट पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, बेटा तू तो बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। ये क्या हुलिया बना रखा है तूने अपना? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और तेरे गाल में ये कटे का निशान कैसे आया? माँ अब क्या करूँ, आपकी जवान बहू को यही सब पसंद है तो उसकी खुशी के लिए सब तो करना ही पड़ेगा ना। और ये कट बीएड सेट करवाने में लग गया था, मैं जल्दी करवाता नहीं हूँ ना, इसीलिए। बेटा ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत है? तू जैसा है बहू तुझे वैसे पसंद नहीं कर सकती क्या? वो दूसरों के नजरिए की बात कर रही है, उसकी नजर कौन सा अच्छी है? ये ठीक नहीं है बेटा। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और समय के साथ आराधना अपने बूढ़े पति को जवान दिखाने के लिए उससे डबल जिम करवाती है। पेट भरकर खाना तक नहीं खाने को देती। आए दिन उसे बॉयज सैलून में लेकर जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है। समय के साथ प्रॉपर डाइट ना मिलने और डबल जिम करने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। साथ ही जल्दी जल्दी फेस मसाज करवाने की वजह से उसके पूरे मुंह पर पिंपल्स निकल आते हैं और अब वो पहले से भी ज्यादा बूढ़ा लगने लगता है, जिसे देखकर आराधना कहती है, ये सब क्या हो गया? आप तो पहले से और भी ज्यादा बूढ़े लगने लगे। इससे अच्छे तो आप पहले ही थे। अब मैं क्या करूं? बहू ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। बहुत शौक लग रहा था ना तुझे अपने पति को जवान बनाने का। अब देख तूने इसकी क्या हालत कर दी। तुझे मेरे बेटे की बाहरी सुंदरता तुझसे कम है ये तो दिखाई दिया, लेकिन तेरे प्रति उसका प्यार नहीं दिखाई दिया। अगर दिखाई दिया होता तो मेरा बेटा जैसा था तो उसे वैसे ही अपनाया करती। अगर तुझे इससे इतनी ही परेशानी होती तो शादी से ही मना कर देती ना तू। आराधना मैंने पहले बहुत कोशिश की तुम्हारे पसंद का बन जाऊं, लेकिन मैं हार गया। इसीलिए तुम मुझे अगर छोड़कर जाना चाहो तो जा सकती हो, पर मैं अपने आप को और नहीं बदल सकता हूँ। सभी की सारी बातें सुनने और अपने पति की बिगड़ी हुई हालत देखकर आराधना को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने पति और सास से अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही अपने पति को जैसा वो है वैसा ही दिल से स्वीकार करती है।